बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब। कोर्स कवर करते हैं अभी न्यूज़ के लिए। इब्राहिम, सबसे पहले तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ कल हमने दी थी खबर कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हाथ रख दिया है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा पे कि वो तैयारी पकड़ें, फर्म रहें, इस्टेब्लिशमेंट से मत्था नहीं लगाने का, अपना काम करने का और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आने की तैयारी करने का। आज सुप्रीम कोर्ट में ही उनकी तैनाती को चैलेंज कर दिया गया है, यानी कि दूसरी साइड भी एक्टिव होगी या खबरें बाहर आने के बाद। और सबसे बड़ी खबर जिसकी तरफ सबकी तवज्जो थी कि हाई कोर्ट में आज तोशाना केस था, उसमें क्या हुआ। और जलसे के हवाले से भी कुछ खबरें, कोई नई जमात भी निकल आई है पीटीआई के मुकाबले में, कहती है कि भाई जलसे इस्लामाबाद में ना करें, इससे बहुत नुकसान होता है, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। क्या खबरें हैं? खबरें तो ढेर सारी हैं। शुरू मेरे ख्याल में आलिया नीलम साहबा से ही कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। आज जो सबसे बड़ी खबर जिस तरह आपने बताया कि मंसूर अली शाह साहब ने एक सिग्नल दिया कि हम आपको लेके आएंगे, क्योंकि काई साहब के जाने का इंतज़ार है। कल हम ही ने खबर ब्रेक की थी। आपने खबर ब्रेक की तो जाके जो है वो एक आलिया नीलम साहिबा को वहाँ से लाया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि आमिर फारूक साहब जो थे उनको साइड पे एक किस्म का किया गया। पहले काजी साहब ने, अब मंसूर अली शाह साहब ने, तो उसको जो तैनाती है, पहले भी बातें होती रही थी कि शायद इसको चैलेंज किया जा सके, लेकिन वो बातें दब गई थी, वो खबरें रुक गई थी। इस तरह की जो सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन एक किस्म की अगर कह लें, वो रुक गई थी, जिसको बड़ा एतराज़ भी किया गया मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन अलबत्ता जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन था उसने ये किया, उन्होंने एक तैनाती की आलिया नीलम साहिबा की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। आज उसको जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मेंबर हैं, उनकी तरफ से जो है वो चैलेंज किया गया। हवालाजात अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर ये दिया वजह क्या लिखी वजह है? उन्होंने कहा है कि सीनियरिटी असूल के खिलाफ दरखास्त चीफ जस्टिस की तकरीरी गैर आइनी जो है, बुनियादी तौर पर एक होता है ना किसी को कलअदम करार देना, गैर कानूनी, गैर आइनी एक बड़ा हैवी वर्ड है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर, ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भी आइन को फॉलो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो कि दरखास्त दायर होती है, इस लफ्ज़ का इम्पैक्ट पड़ता है जजीज के ऊपर, अदालत के ऊपर, कि गैर आइनी और गैर कानूनी में कितना बड़ा डिफरेंस है वही जानते हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में उन्होंने कहा है कि अलहाज ट्रस्ट केस में सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है तय हो जाएगा। दरखास्त गुजार की तरफ से यह कहा गया है अदालत जूनियर जज को बतौर चीफ जस्टिस जो है वो उसकी तकरीर को कलअदम करार दिया जाए। यह बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से दरखास्त दी गई है। अब अदालत, अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी कि काई साहब इस मैटर को लेकर 3 रुकनी कमेटी में कब जाते हैं, हाँ। और डिसाइड कब करते हैं कि इसको कब लगना चाहिए। सही। ठीक है, अगर वो वहाँ पर तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब है। वो तो है, वो तो एक अलग मामला है ना। हाँ। जिस तरह पहले आपको अरशद शरीफ शहीद साहब वाला केस था, हाँ। वो तो लाया ही नहीं गया कमेटी के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। मैं जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुमकिन है कि मंसूर अली शाह साहब की जानिब से खत किताबत हुई हो चीफ जस्टिस साहब के पास कि अगर आपने ये कमेटी में डिस्कस नहीं किया, आपने अपनी मर्जी से लगाया या रजिस्ट्रार से गलती हुई है, इसको क्लियर किया जाए। ये भी मुस्तकबिल में मुमकिन है इस मुतल्लिक भी जो है वो बातें की जा सकें या कोई खबर सामने आए। अलबत्ता आलिया नीलम साहिबा की जो तकरीरी को चैलेंज किया गया है, इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प आगे ये होगा कि चीफ साहब इसको लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है तो मैं अगर चला जाता हूँ फिर मंसूर अली शाह साहब के पास इख्तियारात आ जाएंगे, फिर उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, मेरे पास इख्तियारात हो गई नहीं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो, उनका पैकअप तो हो चुका ना, जो हमने मकसूद नशिस्तों वाले केस में देखा, 8 समातें हुई, 2 फुल कोर्ट हुई, वो आपका एक वीलॉग भी था 12:19 वाला। हाँ। वो उसमें आपने वक्त बता दिया जब चीफ जस्टिस साहब के हाथों से मामलात निकल गए थे। हाँ, जब उन्होंने खुद वो उठा के कागज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को बरी अदालत में दे दिए थे कि आप ये फैसला पढ़ के सुनाएं, क्योंकि मेरे से ये तकलीफ दे अमल से नहीं गुजरा जाएगा, बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हाँ। तो इस तरीके से अब आलिया नीलम साहिबा के ऊपर बातें आएंगी आपके, क्योंकि वो केस है। अब देखते हैं इसको चीफ साहब का जो है समाज के लिए मुकर्रर करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि बेंच कौन सा बनेगा, कितने रुकनी बेंच होगा, कौन कौन से जजेस जो हैं वो इस केस को सुनेंगे। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी। ये मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस जाएगा, और उससे पहले जो होगा सिर्फ ये खबरों की ज़ीनत। अब पता है टीवी चैनल्स भी जो ये शिकायतें अब आ रही हैं, क्योंकि हर जज के खिलाफ ही अब इनको शिकायतें होना शुरू हो गई हैं, तो टीवी चैनल्स भी चलाना ये बंद कर चुके हैं। दूसरी जानब आए हाई कोर्ट में, सबसे बड़ी बात तोशाना जो इस वक्त पाँव की बेड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है, और कच्चे धागे से वो पाँव की बेड़ी साबित हो रही है। जो भी सबूत या गवाहान सामने ला रहे हैं, अडयाला जेल में पेश करते थे, वो उससे इनकारी हो जाते थे। काफ़ी हजीमत उठाना पड़ी इसमें नैब केस को। आज सुप्रीम हाई कोर्ट में इसे लेके आया गया। क्या हुआ उसमें? बेंच चेंज हुआ है, जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस से अलग हुए हैं, नया बेंच बना है।
क्योंकि एतराज बहुत ज्यादा किया गया था। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, सबके अगर हम बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, हम्म। ये दो दरखास्तें थी। हम्म। पहली दरखास्त तो ये थी कि जब नैब तोशाखाना 2 वाला रेफरेंस आया, उसके ऊपर गिरफ्तारी डाली गई। पहले जैसे तो रेफरेंस तैयार होने की बातें की जा रही थी, नोटिस इस वक्त दिए गए थे, तो जमानत कबूल गिरफ्तारी जो है वो दायर की गई थी पाकिस्तान इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जानिब से। वो वाला केस गालिबन शिफ्ट होगा जाके लगा है अक्टूबर के अंदर। अब दूसरी तो ये जो दरख्वास्त आई थी, दो दरख्वास्तें थी तोशाखाना में। पहली दरख्वास्त ये थी कि इनको जमानत कबूल गिरफ्तारी जो है वो दायर की गई थी, वो अक्टूबर के महीने में जाके लगी है। अब जो दूसरी जो दरख्वास्त थी वो जो है वो चीफ साहब के पास लगी थी, 25 तारीख को उसकी समाअत हुई। और उसमें दिलचस्प यह था कि उस समाअत वाले दिन जो है वो इंतज़ार पंजोथा साहब की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि आप जो चीफ जस्टिस साहब आप हैं, आपको जो है इस बेंच से अलग होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है वो नहीं चाहते कि आप उनके केसेस उनके पार्टी के मतलब या उनसे मतलब जो है केसेस वो सुने। जिसके ऊपर उन्होंने एतराज़ चीफ जस्टिस साहब ने मुस्तरद कर दिया था। उसका बैकग्राउंड उन्होंने ये बताया, वजह उन्होंने ये बताई, क्योंकि जस्टिस आमद फारूक जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है इस मुतालिक फैसला कर चुके हैं। क्योंकि पीटीए वाला ऑडियो लीक्स वाला जो केस है, बुशरा बीबी वाला, नजमुल साकिब साहब वाला, उसके अंदर उनके ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे हुकूमत की तरफ से और अदारों की तरफ से कि आप ये केसेस ना सुने। जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि आप ज़ुबानी कलामी बात ना करें, कोई दलाइल हैं आपके पास, कोई सबूत है, कोई ठोस वजूहात हैं तो वो बताएं, जिसके ऊपर मैं फैसला करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुकम्मल इसके ऊपर समाअत की थी। समाअत के बाद उन्होंने फैसला किया था कि आपने जो मेरे ऊपर एतराज़ात उठाए हैं या फिर आप समाअत न करने की जो वजूहात बयान कर रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आपकी ये इस्तदा मुस्तरद की जाती है। साथ उनके ऊपर 5-5 लाख रुपये का गालिबन जुर्माना भी किया था। उसके बाद ये केस लगा, जो है वो फिर डीलिस्ट कर दिया गया। उसके बाद आज इस केस को जिस वक्त लगाया गया तो कल रात को एक नई काज लिस्ट आई, उसके अंदर जस्टिस समर रिफत इम्तियाज, क्योंकि अब छुट्टियों पर चली गई, ये वजह बने बुनियादी तौर पे, क्योंकि पहले चुप करके गायब किया गया इस केस को काज लिस्ट से। उसके बाद रात को ही जो है वो एक नई काज लिस्ट आई, जिसके अंदर ये बताया गया कि नया बेंच बना जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इसमें शामिल होंगे और वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। अब क्योंकि समर रिफत इम्तियाज साहिबा जो है, अब देखा जाए कि कल वाले जो केसेस थे जो उन्होंने सुने, जो इंपॉर्टेंट केसेस थे, वो इन्होंने जो तारीखें दी हैं, जिस तरह आज पीटीआई के एहतजाज वाला केस था उसको भी उन्होंने आज में लगाया और साथ में ऑर्डर में लिखवाया था अवेलेबल बेंच को आपने लगाना है ये केस। इनकी इंपॉर्टेंस उन्होंने दी इस चीज़ को। इस तरीके से अब चीफ साहब की मेहरबानी समझे या समर रिफत साहिबा की तरफ से कोई था कि उन्होंने चीफ साहब ने इस केस को डिले नहीं किया, ये इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया कि समर रिफत साहिबा जो है, क्योंकि जो हाई कोर्ट्स के अंदर डिवीन या डीबी बनती है वो कुछ मखसूस अरसे के लिए मुतलका जजेस जो है, मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस समर रिफत इम्तियाज साहिबा अगर किसी एक डीबी में है तो वो 1 महीना या 1.5 महीने जो है वो अपनी डीबी के अंदर वो अपने केसेस सुनेंगे, डिवीजन बेंच जो होता है। अब अरबाब ताहिर और मियां गुल साहब वाली अलग डीबी है। इस तरीके से मुख्तलिफ डिवीजन बेंचेस जो है बनाए जाते हैं, वो फिर मखसूस जो होते हैं उनके पास केसेस लगते हैं वो सुनते हैं। अब क्योंकि समर रिफत इम्तियाज साहिबा जो है वो छुट्टियों पर चली गई हैं, अब इस वजह से चीफ साहब ने सोचा कि हम जो है वो, क्योंकि ये चीज़ खबरें भी चली, इस तरह की एक हाइप क्रिएट की गई कि अब वो छुट्टियों में जाएंगी, डिले होगा, जो है इंसाफ वाला मामला, तारिक जहांगीरी वाला मामला, बिल्कुल 1 महीने की छुट्टी की वजह से डिले हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने एक नया बेंच बना दिया जिसके ऊपर जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो है शामिल थे। आज उस केस की जो है वो समाअत हुई। अब मेरे लिए एक और बड़ी हैरानगी की बात थी, क्योंकि ये जमानत का केस है। अब यही केस है जिसमें बुशरा बीबी और खान साहब जेल में। इस तरह से एक सेंसियर होना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सीनियर वकला को भेजा जाता, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इंतज़ार पंजोथा साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब पेश हुए। इंतज़ार पंजोथा साहब कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर थे। उनसे पूछा गया कि केस कौन सा है, उन्होंने बताया जी ये तोशाखाना इंक्वायरी का दूसरा केस है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मियां गुल साहब ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने इंक्वायरी में जो है वो पार्टिसिपेट किया है, जो है वो मदद की है, जो है वो उसको नैब की, आप तो ये बात कर रहे हैं, अगर नैब ने आके आपकी इस बात को डिनाई किया, इनकार किया, फिर आपको इसके कंसिक्वेंसेज होंगे। आप स्ट्रिक्ट रहें एक मामले के ऊपर। अगर आपकी जगह सलमान सफदर साहब भी अगर यहाँ दलाइल दे रहे होते तो मैं उनको भी स्ट्रिक्ट कर देता, कन्फाइड कर देता कि आपने इस मुतल्लिक जो है वो बात करनी है। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप ये रिस्क ना लें, एहतियात करें। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जिस वक्त उन्होंने लफ्ज़ बोला ना कि आप तैयारी करके आया करें, आपको तैयारी नहीं है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि वहां सीनियर वकील के होने का क्या फायदा हो सकता है। अलबत्ता यहाँ पे कहीं किसी ना किसी हद तक बचत होगी। नोटिस, क्योंकि बुनियादी मकसद नोटिस करवाना था, वो नैब को अब नोटिस हो गया। 8 अगस्त तक इस समात को लेके जाया जा चुका है। यानी कि खान साहब की समात का केस, जमानत का केस अब 8 अगस्त को चला जाएगा। क्योंकि अगर ये 25 या अगली तारीख को लगता, फिर ये नोटिस होने होते, उस दौरान हो जाते। इस केस का कितना फायदा हुआ है पीटीआई को या इमरान खान को जस्टिस आमिर फारूक साहब के इस केस से अलग होने से? जल्दी हुआ है, क्योंकि आमिर फारूक साहब अगर ये सुनते, अगर अलग स्पेशल डीबी बना देते, क्योंकि 1-2 हफ्ते के बाद उन्होंने फिर छुट्टियों पे चला जाना था, शायद तारीख उसके बाद रखी जाती। दूसरी चीज़ ये थी कि समन रिफत इम्तियाज साहब अगर छुट्टियों पे जाती हैं, वो ये चीफ जस्टिस साहब के पास या उस बेंच के पास ये इख्तियार था कि वो कहते नहीं हमारे पास ये केस रहेगा, समन रिफत साहब जो है वो छुट्टियों से वापस आएंगे तो फिर इस केस का समाप्त करेंगे। लेकिन यहाँ से मैं कहता हूँ बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और उन जजेस के पास ये केसेस हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद कदरे बेहतर है, ज़्यादा है चीफ जस्टिस साहब से। और ये मेरे लिए जिसको पता चलेगा इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, वो कहीं ना कहीं मुतमईन होंगे कि चलें ये बात अच्छी होगी कि हमारे केसेस इन जजेस के पास आए, चलो कि इंसाफ मिलने की उनको उम्मीद बढ़ जाएगी। सही। और तीसरा अहम मामला जलसे जुलूसों वाला, चलें पीटीआई का तो मेन स्टेक होल्डर है, ये नई जमात जो निकली है अचानक से बरसात में मेंढक की तरह और कहती है कि पीटीआई के जलसे यहाँ पे नहीं होने चाहिए इस्लामाबाद। देखिए ये बड़ा दिलचस्प मामला है। हाँ। अब ये बुनियादी तौर पे ये 3 केसेस थे। हाँ। मैं बता दूं, एक एहतजाज का केस था कि हमें 1.5-2 घंटे के एहतजाज की इजाज़त दी जाए, वो उसके ऊपर समन रिफत इम्तियाज साहिबा के पास वो केस था। आज के लिए नोटिस हुए थे। अब वो कल, इसी मैंने पहले भी बात की कि वो आज के लिए नोटिस करते हुए कहा कि अवेलेबल बेंच के पास लगे, वो आ गया मियां गुल साहब के पास, उसके ऊपर उन्होंने समाअत की। फिर एक था तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी जाए, वो जलसे वाली दरख्वास्त थी चीफ साहब के पास थी। अब चीफ साहब के पास एक नई दरख्वास्त है, फेडरल वेलफेयर एसोसिएशन है, कोई अदारा है, उसकी तरफ से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई कि इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के अंदर, और डीसी साहब ने आज कुछ इंकशाफात भी किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि डी चौक के अंदर कहीं भी कारोबार बंद किया जाता है जब एहतजाज होता है, इसके ऊपर पाबंदी लगाई। कारोबार अब मैं बताता हूँ आपको। अब पहले हम शुरू करते हैं जो एहतजाज की इजाज़त थी। सही। एहतजाज की इजाज़त वाले मामले में मियां गुल हसन ऑर्गेनाइजेशन ने पहले तो ये कहा कि ये वाला केस तौहीन अदालत का बनता ही नहीं है। अलबत्ता मैं इसको देखूंगा, अगर बनता हुआ तो मैं इसके ऊपर सजा, जब बंदे को जेल भेजूंगा या फिर उसको छोड़ दूंगा। दूसरी चीज़, उन्होंने इंतज़ामिया को मुखातब करते हुए कहा कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से बैनुल-अक़वामी लोग या इंटरनेशनल लोग जो पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी नहीं आते, क्योंकि आप इस तरह के इकदाम करके पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक जो है वो बनाना चाहते हैं, लिहाजा आप बाकायदा रूल्स बनाएं, इसके ऊपर बैठें। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको बैठ के मामलात को तय करें और रूल्स बनाएं, एक जगह का मुतय्यन करें कि कहाँ का आप जमातों को एहतजाज करने की इजाज़त दी जा सकती है। फिर उन्होंने कहा कि आप इस मतलब जो है वो ऑर्डर रिजर्व नहीं करता, अलबत्ता इसके ऊपर मैं बाकायदा एक ऑर्डर जो है वो जारी कर दूंगा, अलबत्ता आप बैठ के मुशावरत करके मामलात को हल करें। सही। अब ये वाला केस क्योंकि समन रिफत साहब आपके पास था, उसके बाद आज शिफ्ट हुआ था। अब दूसरा जो केस था उसमें शोएब शहीन साहब जो है वकील थे खुद, वो दरख्वास्त थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में किसी जगह जलसा करने की इजाज़त दी जाए, जिसके ऊपर चीफ कमिश्नर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी करके, ऑर्डर जारी करके डिप्टी डीसी इस्लामाबाद के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। अच्छा। उसके ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके ऊपर आज समाअत हुई। चीफ साहब को आज ये बताया गया कि जो हमें आज इजाज़त दी गई है 22 तारीख को, मसला ये है कि हम 5 अगस्त को जो है वो एहतजाज करना चाहते हैं, अलामती एहतजाज 1.5-2 घंटे का प्रेस क्लब के सामने, लिहाजा हमें वहाँ भी जलसा एहतजाज करने की इजाज़त देनी चाहिए। जिसके ऊपर डीसी साहब ने कहा कि हमने इनको इजाज़त दी है 22 तारीख को, एडवोकेट जनरल साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा हमने इनको 22 तारीख की इजाज़त दी है, सारा एहतजाज करना है, जलसा करना है, जो भी करना है 22 तारीख को करें। सही। जिसमें शोएब शहीन साहब ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हमने एक प्लान किया हुआ है, हम चाहते हैं कि हम 5 अगस्त को जलसा करें, 1.5-2 घंटे की बात है, वहाँ पे आके पश्तून वो एहतजाज आके बैठा, आपने उधर उनको प्रोटेक्शन दी, रोड ब्लॉक कर दिए, जिसके ऊपर चीफ साहब ने कहा कि आप रोड ब्लॉक ना करें, आप कहीं भी ऐसी इजाज़त ना दें जहाँ पे रोड ब्लॉक हो, आप मखसूस जगह एक तयन कर लें। मिसाल के तौर पे F9 पार्क है, परेड ग्राउंड है और दीगर जो मकामात हैं। परेड ग्राउंड बेस्ट प्लेस है इस्लामाबाद में। बिल्कुल। तो बल्कि उन्होंने सिद्दीकी साहब, चीफ जस्टिस साहब साबिक सिद्दीकी साहब, पार्किंग भी ढेर है और जगह भी, स्पेस भी बहुत ज़्यादा, तो उनका एक ऑर्डर भी कोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने जगह मुतय्यन की थी कि परेड ग्राउंड के अंदर आप किसी जमात को जलसा करने की इजाज़त दें, लिहाजा आपकी ड्यूटी है कि आप जगह का तयन करें,
जो सियासी जमात वहाँ जलसा करना चाहती है आप उसको बताएं। शोएब हुसैन साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जी कि फिर अगर ऐसा मामला होगा फिर जो पहले आएगा पहले पाव वाला मामला होगा। ये तो 2 साल से इजाजत मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो ये होता है मिसाल के तौर पर वो कह हाँ। रहे थे कि अगर F9 पार्क को आप डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ पे जलसा हो सकता है, तो फिर अगर हम पहले दरखास्त देते हैं तो हमें जब वो एहतजाज करने की इजाजत देनी चाहिए। ये बुकिंग चेक कर लें। बुकिंग चेक कर लें। बिल्कुल बुकिंग वाला उन्होंने लफ्ज़ यही बिल्कुल यही वाली बात की। तो अब ये वाला मामला उन्होंने कहा है कि आप इसके ऊपर मुशावरत करें। जो साथ ये अब इसके साथ हम दूसरा केस लिंक कर देते जो अगले हफ्ते का समाअत इसकी मुलतवी हो गई। अब दूसरा केस था जो वेलफेयर एसोसिएशन वाला। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज। हाँ जी। अब वो उनके वकील साहब जो है उन्होंने आके बोला जी इस्लामाबाद के अंदर या डी चौक के अंदर कहीं भी जलसे जुलूस होते हैं तो कारोबार बंद होते हैं, जिस कारोबार बंद होने से पाकिस्तान को नुकसान होता है। जिसके ऊपर चीफ साहब ने कहा कि कहाँ एहतजाज होता है, उन्होंने कहा जी ये डी चौक में आगे पीछे। फिर एडवोकेट जनरल साहब को बैठे हुए थे और डीसी साहब दोनों को उन्होंने बुला लिया। एडवोकेट साहब से कहा कि आप मुझे ये बताएं आप कारोबार बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो मखसूस जो इलाका होता है वहाँ पे लोगों को वहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें जो हैं हम उसको बंद कर देते हैं, ज़्यादा तो हम इस तरह कुछ भी नहीं करते। फिर चीफ साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, आप एक मुकम्मल जामे प्लान बनाएं इस्लामाबाद के अंदर। या वही पहले वाली बात उन्होंने दोबारा रिपीट की कि आप जामे प्लान बनाएं, फिर अदालत के सामने आके बताएं आपने कि हमने ये प्लान बनाया। अब डीसी साहब ने क्या इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी कि जो डी चौक है वो बेसिकली पार्लियामेंट के सामने वाली जो चौक है वो है। यहाँ पे एक्सप्रेस वे के ऊपर जो चौक है वो डी चौक नहीं है। हाँ ठीक है, एक्सप्रेस वे किधर और डी चौक किधर। ये इस चौक की बात जिस वक्त हम वीडियो कर रहे हैं इससे तकरीबन ये 100-200 मीटर के फासले पर डी चौक है। बिल्कुल। और एक्सप्रेस वो जो चौक जहाँ पे जमात इस्लामी के धरना दिया बिल्कुल, वहाँ पे जो 2 बंदे फोत हुए थे उसके मुतालिक शहीद हुए थे, उस मुतालिक भी उन्होंने डीसी साहब ने बात की कि वो वाला डी चौक नहीं है, डी चौक पीछे वाला है। आगे वाला ये जो सामने बिल्कुल। अब उन्होंने पूछा क्या वो डी चौक है, रेड जोन है? उन्होंने कहा जी नहीं ये रेड जोन नहीं है। एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि नहीं, जहाँ से वो उसका धरना था क्या कहते हैं उसका जमात इस्लामी का, वहाँ से डी रेड जोन, इमरान खान का जो धरना था वो डी चौक, बिल्कुल वो डी चौक है, वो रेड जोन है। हाँ। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने तजवीज़ दी थी जिली इंतजामिया को। एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि आप जो भी सेक्टराइज एरिया है इस इलाके के सेक्टर्स हैं जो, इनको आप रेड जोन डिक्लेयर कर दें ताकि सारे इस्लामाबाद को कर, बस ये जो इस एरिया में है ना जो सेक्टर इन समेत आप इसको रेड जोन जो है वो डिक्लेयर कर दें। फिर उन्होंने कहा ये काम मेरा नहीं है कि इस इलाके को रेड जोन डिक्लेयर करना है, किसको नहीं करना, मिनिस्ट्री का काम। बिल्कुल। तो आप इस तरह करें, आपने जो भी करना है वो आप करें, आप अदालत में आए फिर हम इसको देख लेंगे, लेकिन आपने बैठकर मुशावरत करनी है। दूसरी चीज़ वहाँ पे फैज़ाबाद धरने वाला जिक्र हुआ, उन्होंने कहा जी आपने वहाँ पे धरना देने की इजाज़त, आप इतना नुकसान हुआ, मियां गुल साहब ने इसके ऊपर पहले पॉइंट आउट किया। फिर उन्होंने कहा जी कि आपने रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है एक इलाके को, सुप्रीम कोर्ट वाला एरिया या पार्लियामेंट वाला। यहाँ पे पिछले अरसे में मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सामने एहतजाज हुआ, यहाँ पे एहतजाज कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर हुआ था पीडीएम का ये सुप्रीम कोर्ट के गेट। उन्होंने कहा जी कि फिर एहतजाज कैसे हुए? उन्होंने कहा जी बगैर इजाजत से। नवाज शरीफ जब पेश हाई कोर्ट में उतरे वहाँ क्या होता रहा, 2 दर्जन लोग आते थे एहतजाज करते थे, 144 की धज्जियां उड़ाते थे। फिर उन्होंने कहा जी कि वो हमारे इजाजत के बगैर एहतजाज होता था। अच्छा। फिर उन्होंने कहा आपके इजाजत के बगैर एहतजाज होता था तो फिर आप उसको रेड जोन ही डिक्लेयर क्यों करते हैं? रेड जोन डिक्लेयर ही ना करें आप। उसने फिर उन्होंने एक और मिसाल, उन्होंने कहा लाहौर के अंदर माल रोड को या मुख्तलिफ इलाकों जो है उनको भी रेड जोन डिक्लेयर किया हो। अगर कोई लाहौर का रहने वाला उसको पता होगा, लेकिन यह है कि वहाँ पे एहतजाज वगैरह होते हैं। आप अगर किसी चीज़ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते फिर आप उसको रेड जोन क्या नहीं बंद करते? सही, क्योंकि वहाँ पे रेड जोन के अंदर जो आम शहरों की या लोगों की जो आम दराफ्त है उसको महदूद किया गया है। इसलिए आप वहाँ पे अगर एहतजाज होता है, आपने क्या किया? शोएब हुसैन साहब ने कहा, शोएब हुसैन साहब ने दिलचस्प बात, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर 7 मुकदमात हैं, मेरे पर बम पटाने के आगे पीछे इस तरह के कई मुकदमात हैं। मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये है कि मैंने जाके जलसे में तकरीरें की हैं, लेकिन जो दूसरे लोग आके यहाँ पे तकरीरें करते हैं, जलसे करते हैं रेड जोन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता। ये यहाँ से इनके कंडक्ट का वाजे किया जाता है। पीडीए का बंदा हो तो केस डाल दें, इजाजत रोक दें, और कोई और है तो फिर इजाजत की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल। फिर चीफ साहब ने कहा कि अगर ये मामला है, आप डीसी साहब को उन्होंने कहा कि आप जो है वो मुल्क को रन करते हैं, आप मशीनरी हैं, आप हुकूमत बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये जो सियासतदान है, ये जो पार्टी आज अपोजिशन में है कल वो गवर्नमेंट में भी हो सकती है। हाँ, लिहाजा आपने हर पार्टी को अकोमोडेट करना है। वहाँ डीसी साहब कहते हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर इजाजत से जलसा करते हुए नहीं रोका। मतलब उनका ये था कि हमने नहीं कहा कि आप एहतजाज ना करें। वो 26 नंबर चौकी में जब एहतजाज करे तो कौन लेके गया था इजाजतनामा? आपका एनओसी कैंसिल हो गया। बिल्कुल। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि उनका कहने का मकसद ये था कि करें ये एहतजाज, मैंने पर्चा दर्ज करवा देने का हुक्म दे देना बस।
उनके कहने का मतलब ये था ना कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर इजाजत जलसा करने से तो नहीं रोका। हाँ। उनके जलसा ये करेंगे हम पर्चा कर देंगे। पर्चा कर देंगे, ये हुआ बहुत सारी सही। बात में। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, बहुत ज्यादा तफसीलात थी आपके पास। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।